नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ के फेसबुक पेज पर। और मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे 3 मई नज़दीक आ रही है वैसे वैसे हमारे पास लगातार सवाल आ रहे हैं कि किस तरह का जो लॉकडाउन है उसमें छूट दी जाने वाली है। इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारे सवाल हैं कि बैंक्स लोगों को तंग कर रहे हैं ईएमआईज़ के लिए, स्कूल की तरफ से लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। इन सब सवालों को लेकर आज हम जुड़ेंगे करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव जी से और उनसे जानते हैं कि किस तरह की जो तैयारी है वो 3 मई को लेकर सरकार कर रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBN 24 पर। सर, लोग जानना चाहते हैं कि 3 मई को किस तरह का रिलैक्सेशन लोगों को मिलने वाला है या ये लॉकडाउन इसी तरह से चलता रहेगा? देखिए, जो 3 मई से आगे कार्रवाई होनी है उसके बारे में अभी विचार चल रहा है वैसे तो, लेकिन जो मुख्य सूचना निकल के आ रही है वो ये है कि वो सारे ज़िले जिनमें बहुत ज़्यादा केसेस नहीं है और एक्टिव नहीं है केसेस, उनको संभावित रिलैक्सेशंस मिल सकता है। रिलैक्सेशंस में कुछ चीज़ें तो हो सकता है बिल्कुल परमिट ना हो, उदाहरण के तौर पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो ना मंजूर किया जाए, स्कूल और कॉलेजेस ना अलाउ किए जाएं, जिम है, मॉल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनकी अनुमति ना हो। लेकिन इसके अलावा जो जैसे इंडस्ट्रीज़ का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, इस तरह की चीज़ें संभावित है कि छूट मिलेगी बशर्ते कि रेड जोन में वो डिस्ट्रिक्ट ना हो। तो करनाल में हमें उम्मीद है कि चूँकि 18 दिन हो गए और कोई एक्टिव केस नहीं है, कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है, तो अगर आने वाले 3 दिन भी इसी प्रकार से जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि हमें काफ़ी कुछ रिलैक्सेशंस मिलेंगी और जो ज़िले वासी हैं, ज़िले के लोग हैं, उनको काफ़ी सहूलियतें होंगी। सर, जो लेबर क्लास है वो काफ़ी बड़ी संख्या में लगातार हमारे साथ संपर्क बनाए हुए, वो चाहते हैं कि जिस तरह से पीछे इंतज़ाम किया गया, कुछ लोगों को करनाल से बाहर भेज दिया गया उनके घरों में, वो भी चाहते हैं कि वो अपने घरों तक पहुंच पाए, क्योंकि अब 3 तारीख को लॉकडाउन खुलने जा रहे हैं। तो उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? क्या कोई प्रशासन ऐसी व्यवस्था उनके लिए करने जा रहा है? जो हमारे प्रवासी लोग हैं जो हरियाणा से बाहर के हैं और यहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए एक तो मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि 3 मई से आपके जो रोज़गार के साधन थे, उदाहरण के तौर पे या तो कंस्ट्रक्शन वर्क्स थे या इंडस्ट्रीज़ थी, राइस मिल्स थी, ये सारी चीज़ें और ज़्यादा इनमें ओपनिंग हो जाएगी और ये सारी सुचारू रूप से चलने लगेंगी। तो एक तो मैं इन सबसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि अभी बाहर जाने से पहले 3 तारीख तक का इंतज़ार करें और उसके बाद ही अपना कोई फ़ैसला लें। फिर भी अगर कोई प्रवासी भाई या बहन यहाँ से जाना चाहता है अपने राज्य में, तो उसके लिए हरियाणा सरकार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना रही है। 1 या 2 दिन में हमें भी ज़िले स्तर पर भी हमें बता दिया जाएगा और प्रशासन ही फिर उनके ट्रांसफ़र की या ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करवाएगा। किसी भी कीमत पे ये बिल्कुल तय है कि इंडिविजुअल, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें या ट्रेन नहीं चल रही हैं, तो उनको अपने स्तर पे जाने की अनुमति नहीं होगी। जब भी उनको प्रशासन भेजेगा अपने बसों से भेजेगा, उनका मेडिकल चेकअप करा के भेजेगा और जिस राज्य में वो जाएंगे उनको 14 दिन के लिए वहाँ पे क्वारंटाइन फैसिलिटी में रहना होगा, बिताना होगा, वो डायरेक्टली अपने घर नहीं जा पाएंगे। तो मैं सबसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि अभी 3 तारीख का तो इंतज़ार करें, उसके बाद ही कोई फ़ैसला लें। और इस दौरान अगर आपको किसी भी तरह की मुश्किलें आती हैं, चाहे वो राशन संबंधित हों, चाहे वो आपका कोई परिवार का सदस्य बिछड़ गया है, जो भी कोई या कोई मेडिकल चेकअप की आवश्यकता हो, तो हमें प्रशासन को सूचित करें, हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। सर, कुछ संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही थी, पीछे आपने कुछ रिलैक्सेशन भी दी थी, फिर भी अब लोग ये चाहते हैं कि 1950 नंबर है उससे शायद बहुत अच्छी सुविधा उन तक नहीं पहुंच पा रही। तो जो संस्थाएं, क्योंकि आप खुद कह चुके हैं कि वो अच्छा काम कर रही थी, अगर संस्थाओं को एक बार फिर से सर जनसेवा के लिए लगा दिया जाए तो वो बेहतरीन तरीके से उन परिवारों तक पहुँच सकती हैं जहाँ तक अभी तक जो राशन है वो पूरे तरीके से नहीं पहुँच पा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? मेरी एक तो सारी संस्थाओं को धन्यवाद, साधुवाद है कि उन्होंने प्रशासन के साथ बड़ी मदद करके लोग जो नीडी पीपल थे उन तक पहुँचे हैं। और मैं आगे भी उनसे यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल इस तरह की जनसेवा करते रहें, प्रशासन आपके पूरे साथ है। मैं इनफैक्ट कोशिश करूँगा कि खुद उन सभी संस्थाओं से बात करूँ और उनसे ये आग्रह करूँ कि वो इसी प्रकार से प्रशासन का साथ फिर से देते रहें, ताकि हमारी जो ज़रूरत है वो सरकार और संस्थाएँ, NGOs मिल कर के लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सकें। करनाल में जो विशेष रूप से जो अडॉप्ट ए फैमिली मुहिम चली थी, कैंपेन चला था, पूरे भारत ने उसको सराहा है और काफ़ी स्टेट्स में वो मॉडल की शुरुआत हुई है। ये जो सारा का सारा मॉडल है, ये सिर्फ हमारी सामाजिक संस्थाएं और NGO की वजह से ही संभव हो पाया था। तो हमें इस चीज़ का काफ़ी गर्व भी है कि यहाँ सामाजिक संस्थाओं ने और NGOs ने बड़ा साथ दिया और आगे भी उनसे इसी तरह के साथ की उम्मीद है। सर, कुछ लेबर क्लास है या कुछ जो जनरल पब्लिक है, नौकरियां करती थी,
काफ़ी बड़ी संख्या में फ़ोन आ रहे हैं कि जो उनके एम्प्लॉयर हैं वो उन्हें ना तो सैलरी पिछले महीने की दे रहे हैं, ना इस महीने की सैलरीज दे रहे हैं। उनका घर का खर्चा चलना बहुत मुश्किल हुआ है। और ज़्यादा परिवार वो हैं सर जो मिडिल क्लास लोअर ग्रेड से हैं या अपर ग्रेड से हैं और लेबर क्लास है। सर एक मैं चाहूँगा कि उन कंपनीज से अगर आपकी तरफ से एक मैसेज हो या जो भी सरकार की गाइडलाइन है, क्लियर कट थोड़ा पता लग जाए कि जो ये मिडिल क्लास फैमिलीज हैं आप सर्वाइव किस तरह से करेंगी। देखिए, जितनी भी कॉन्ट्रैक्चुअल या प्राइवेट नौकरियों वाले लोग हैं, सभी संस्थाओं को बिल्कुल क्लियर हिदायतें हैं कंपनियों को, फैक्ट्रियों को, कि वो उनकी जो वेजेस हैं उनमें बिल्कुल कटौती नहीं करेंगे और उनकी भुगतान इसी तरीके से होता रहेगा, ये मानते हुए कि वो लॉकडाउन के दौरान भी काम कर रहे थे। तो अगर कोई भी इंडस्ट्री है, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशनल कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कोई भी है, अगर इस तरह की कोई शिकायत आती है तो उन पे हम कार्रवाई करेंगे। प्रशासन ने भी इन लोगों की, सब जो नीडी लोग हैं उनकी मदद के लिए काफ़ी कदम उठाए हैं। मैं जैसे कुक्ड मील का बताना चाहूँगा कि अभी भी लगभग 10 से 12 हज़ार खाने के तैयार पैकेट रोज़ाना करनाल में जाते हैं और मैं विशेष रूप से इसके लिए धन्यवाद करूँगा निर्मल कुटिया का, जो इन तैयार खाने को प्रशासन की सहायता से नीडी लोगों को पहुँचाता है। इसी प्रकार से 800 से 1000 राशन किट्स भी लोगों तक डेली पहुँचाई जाती हैं। करनाल ज़िले में सिर्फ प्रशासन के द्वारा ही लगभग 24,000 किट्स बांटी जा चुकी हैं और हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन्होंने भी काफ़ी सारी किट्स बांटी हैं। तो संस्थाएं और प्रशासन मिलकर के लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करने का प्रयास कर रहा है। इसमें मेरी सारी इंडस्ट्रियल यूनिट से, कॉन्ट्रैक्टर से, इन सब से भी आग्रह रहेगा कि इस प्रयास में वो साथ आएँ और जो भी उनके कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ थे जिनको वेजेस काम, जिन इंडस्ट्रीज़ का काम नहीं चल पाया, तो उनकी वेजेस में बिल्कुल कटौती ना करें। सर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक ऑर्डर आया है, सर्कुलर आया है, उसमें बताया गया है कि जो विदेश में यहाँ के लोग हैं उनको वहाँ से वापस लाया जाएगा। और इसी तरह से सर अलग अलग राज्यों में भी, जैसे तमिलनाडु है, बेंगलोर है और महाराष्ट्र है, वहाँ पर भी काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। हमारे पास लगातार उड़ीसा से भी फ़ोन आ रहे हैं। उनको सर लाने की क्या व्यवस्था रहेगी और क्या जो विदेशों से आने वो सिर्फ स्टूडेंट होंगे या जो लोग नौकरी के लिए गए थे उनको भी वापस लाया जा सकता है? ऐसे केस में जितने भी लोग जो भारत वापस आना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ने के लिए गए हों, चाहे नौकरी के लिए गए हों या अपने किसी परिवारजन से मिलने के लिए गए हों या कोई इलाज कराने गए हों, जिस भी वजह से कोई बाहर गया है, अगर वो वापस आना चाहता है तो हमने एप्लीकेशंस इनवाइट की थी और करनाल में लगभग 200 ऐसे लोगों की हमें सूचना मिली है जो वापस आना चाहते हैं। हमने वो सूचना हरियाणा सरकार को भेज भी दी है। पूरे भारत स्तर पे वो सूचना इकट्ठी होकर और फिर विदेश मंत्रालय द्वारा उन संबंधित देशों से टाई अप करके उन लोगों को वापस लाया जाएगा। सर, अगर अभी भी कोई इस तरीके से वो एप्लीकेशन कोई देना चाहता है तो उसका प्रोसेस क्या है? क्या अभी भी एप्लीकेशंस ली जा रही हैं? क्योंकि अभी सब तक ये सूचना नहीं थी कि इस तरह से बच्चों को या लोगों को वापस लाया जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर किसी को अभी भी एप्लीकेशन देनी है तो डीसी ऑफिस में, सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में आकर के, सीटीएम कार्यालय आकर के वो अपनी एप्लीकेशन नोट करा सकता है। हम तुरंत उसको सरकार को सूचित कराएंगे और विदेश मंत्रालय को भी सूचित कराएंगे। और सर इसी सवाल का दूसरा भाग था, बाकी राज्यों में जो लोग फंसे हुए हैं वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में है, उनको लाने की कोई व्यवस्था क्या आने वाले समय में हो सकती है? या जिस तरह से 3 मई का लॉकडाउन, कुछ रिलैक्सेशन मिल रही है, या ये पूरे देश में क्या व्यवस्था सर इसको लेकर है? 3 तारीख तक तो जो इंटर स्टेट मूवमेंट है वो अगर कोई बहुत ज़रूरी कार्य ना हो उसके अलावा अभी रोकी हुई है। 3 के बाद हमें ये अपेक्षित है, हमें उम्मीद है कि शायद थोड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी। तो बाकी स्टेट में जो लोग फंसे हुए हैं या जो वापस आना चाहते हैं उन राज्यों से भी टाई अप करके उनको लाया जाएगा। अगर कोई ऑर्गेनाइज तरीके से लोग हैं, उदाहरण के तौर पे जैसे कोटा में कुछ पढ़ने वाले विद्यार्थी जो फंसे हुए थे उनको ऑलरेडी सरकार वापस लेके आ गई है। अगर कोई ऑर्गेनाइज ग्रुप मिलता है तो सरकार तुरंत एक्शन लेगी। अदरवाइज ऑल्सो 3 तारीख के बाद काफ़ी सारी छूट की उम्मीद है। एक सर सर्वे चल रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो किस चीज़ का सर्वे है। कोई कहता है सर ये राशन के लिए सर्वे है, कोई कहता है मेडिकल कार्ड के लिए, कोई कहता है स्मार्ट कार्ड के लिए, कोई कहता है फैमिली कार्ड के लिए। करनाल की जनता ये जानना चाहती है कि वो सर्वे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस मकसद से करवा रहा है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स है और उनका क्या फ़ायदा उन्हें होने वाला है? देखिए, ये करनाल में लगभग 1250 लोकल कमेटियाँ बनाई गई हैं जो ये सर्वे कर रही हैं। इन लोकल कमेटीज़ में जो उस संबंधित एरिया की आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है और बीएलओ है, बूथ लेवल ऑफिसर है, ये उस कमेटी के पार्ट हैं। और कुछ उन्होंने सामाजिक संस्था और एनजीओ को भी अपने स्तर पे जोड़ा है। इन लोगों का कार्य ये दिया गया है कि जो उनका कार्य क्षेत्र है, 250 से 300 जो घर हैं, उनमें घर घर जा कर के वो
कुछ मुद्दों पे सूचना इकट्ठी करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं सब लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि उनको ये मैंडेट दिया गया है कि वो आधार नंबर लेंगे। कई लोगों से मुझे इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि वो हमारा आधार नंबर क्यों मांग रहे हैं। उसकी वजह ये है कि सरकार आधार नंबर के ज़रिए काफ़ी सारी ऐसी सूचनाएँ ऑलरेडी जो सरकार के पास है उन तक पहुंच सकती है और उन सूचनाओं को दोबारा कलेक्ट करने की आवश्यकता ना पड़े या उतनी डुप्लीकेसी से हम बच जाएं, इसलिए आधार नंबर मांगा जा रहा है। आधार नंबर एक बार को जैसे ही मिलता है तो उससे उस परिवार की जितनी भी डिटेल्स हैं कि उस परिवार में कितने सदस्य हैं, उनमें किसी के पास BPL, APL, AAY, OPH कार्ड्स, क्या क्या कार्ड्स हैं, उनकी क्या स्टेटस है, किसी को विधवा पेंशन मिल रही हो, किसी को बुजुर्ग पेंशन मिल रही हो, ये सारी सूचना सरकार के पास आ जाती हैं। उसके बाद उन लोगों से पूछा जा रहा है कि एक तो उनकी मेडिकल कंडीशन के बारे में पूछा जाता है कि इसमें से किसी में लक्षण तो नहीं है। अगर किसी में लक्षण मिलते हैं तो उनको तुरंत हम एम्बुलेंस के ज़रिए अपने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज लेके आते हैं और मेडिकल जांच कराया जाता है। दूसरा उनमें से पूछा जाता है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा राशन की आवश्यकता तो नहीं है, वो कमेटी उनसे पूछती भी है और उनकी जो परिवार की कंडीशन देख करके, हालात देख करके भी पता लगाती है कि क्या ये सूचना सही है या नहीं है। तीसरा उनसे पूछा जाता है कि उनको जो सरकारी स्कीम का जो फ़ायदा मिल रहा है वो उसमें कहीं बाधा तो नहीं आ रही। उदाहरण के तौर पे किसी को कोई स्कॉलरशिप हर साल मिलती आई हो या हर महीने मिलती आई हो और अब ना मिल पाई हो, या वृद्धावस्था पेंशन ना मिल पा रही हो, तो उसके बारे में पूछा जाता है। और चौथा उनसे पूछा जाता है कि कहीं वो क्या कोविड में डोनेशन देना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। तो ये सूचनाएँ लेकर के और वो कमेटी ऑटोमेटिकली उनको एक वेब पोर्टल बनाया गया, उस पर सूचना अपलोड कर देती है। करनाल में लगभग 3 लाख परिवार हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। उन 3 लाख परिवारों में से 2,20,000 परिवारों का सर्वे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और उसमें हज़ारों की संख्या में लोगों ने ऑप्ट भी किया है कि वो कोविड में डोनेशंस करना चाहते हैं। सरकार के पास चूँकि उनकी मर्जी आ गई है तो सरकार उनसे ऑटोमेटिकली अपने स्तर पर कॉन्टैक्ट करेगी कि वो किस तरीके से सरकार की मदद करना चाहते हैं। जिन लोगों की सूचना ये आई है कि उनको राशन की आवश्यकता है, उनको सरकार की तरफ से डिस्ट्रेस कूपन इशू किया जाएगा और वो आने वाले 3 महीने तक जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, जो डिपो होल्डर शॉप्स हैं, वहाँ जा कर के डिपोज़ पे अपना जो राशन है वो अदर प्रायोरिटी हाउस होल्ड यानी जो खाकी कार्ड वाला जो राशन की उसकी एलिजिबिलिटी बनती है वो राशन वहाँ से ला सकते हैं। सरकार इसके लिए जो ये सर्वे है इसको फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट के पोर्टल से लिंक कर रही है और ये कार्य ऑलरेडी शुरू भी हो गया है। लगभग 1000 के करीब ऐसे डिस्ट्रेस कूपन्स इशू भी हो गए हैं। आने वाले 2-3 दिनों में ये सर्वे भी पूरा हो जाएगा और ये लिंकिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। सर, सब्जी मंडी को लेकर काफ़ी सोशल मीडिया पर बात आ रही है कि सब्जी मंडी में किसी तरह का जो लॉकडाउन है उसकी पालना नहीं हो रही। सुबह 3 बजे से बहुत ही हालात वहाँ पर ख़राब हो जाते हैं। सर, इसको लेकर क्या जिला प्रशासन करने वाला है? क्योंकि चाहे अभी तक कोई केस नहीं है, लेकिन सर क्योंकि बाहर से लोग आते हैं सब्जी वगैरह देने के लिए, तो कोई केस बन भी सकता है। सर बिल्कुल, सब्जी मंडी आज पूरे हरियाणा में एक चिंता का विषय बन गई है क्योंकि कई ज़िलों में सबसे ज़्यादा केसेस सब्जी मंडियों से ही प्राप्त हुए हैं। तो हमने इसके लिए एक तो ये पहले से तय किया हुआ है कि जितने लोग जिनको पास होल्डर्स हैं, जिनको पास दिया गया है, और वो अथॉरिटी जो है वो MD शुगर मिल श्री प्रद्युमन सिंह जी हैं, HCS ऑफिसर, उनको हमने दे रखी है। जिनको उनके द्वारा पास दिया गया है सिर्फ उन्हीं लोगों की एंट्री होगी सब्जी मंडी में और वो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे। इसके अलावा अगर कोई एंट्री करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ लोग बाहर से आते हैं सर, जैसे सब डिलीवरी के लिए, उनसे संक्रमित होने का खतरा बना रहता है सर? जी, अब जैसे चूँकि आज झज्जर में और कई ज़िलों में बहुत ज़्यादा केसेस सब्जी मंडियों में आए हैं तो हमने ये फैसला लिया है कि जो सब्जी करनाल के बाहर से आती है, चाहे वो लेने के लिए सब्जी आते हों या देने के लिए आते हों, हम उनको बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। दूसरा, जितने भी हमारे सब्जी और फलों के वेंडर्स हैं जो बेचते हैं घर घर जा कर के, हमने उनका कोविड का टेस्ट कराने का फैसला लिया है। इस कड़ी में आज भी कुछ लोगों के टेस्ट कराए गए हैं और कल से रोज़ाना लगभग 10 ऐसे वेंडर्स के टेस्ट कराए जाएंगे ताकि हम इस पे श्योर हो सके कि वहाँ किसी में संक्रमण ना फैला हो। उसके अलावा सब्जी मंडी के वेंडर्स के अलावा भी हम कई सारी और कैटेगरियाँ ऐसी हैं जिनमें हम रैंडम टेस्ट करा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनके टेस्ट होंगे, जो पुलिसकर्मी हैं उनके टेस्ट होंगे, जो हमारे मीडिया कर्मी हैं उनके टेस्ट होंगे, जो हमारे डिलीवरी बॉयज़ हैं, जो जैसे जोमेटो, अमेज़न या नीड ऑन व्हील्स वगैरह जितनी भी ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज हैं उनके डिलीवरी बॉयज़ हैं, या जो हमारे ऑथराइज प्लम्बर्स और इलेक्ट्रीशियंस हैं इनके भी टेस्ट कराए जाएंगे।
कुछ केमिस्ट शॉप्स पे जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रही है, हम वहाँ पे भी कुछ लोग चिन्हित करके उनके भी टेस्ट करवाएंगे। तो अब हमारा आने वाले समय में फोकस होगा रैंडमाइज टेस्ट्स का, कि हम ये पता कर सकें कि समाज में कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोविड अपने स्तर पे फैल गया हो, क्योंकि हरियाणा में ज़्यादातर जो मामले पॉजिटिव आए हैं वो सारे एसिम्टोमेटिक हैं, यानी उनमें किसी में लक्षण नहीं है। इसलिए हम आगे से ये टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं। सर, बिजली के बिलों को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके पास आ रहा होगा। सर, लोगों को कहा गया कि आपको एवरेज बेसिस पे बिल भेजा गया है। पहले जिसका बिल 1000 रुपये आता था सर, एवरेज बेस पे उसे 5000 का बिल भेज दिया गया। जबकि हाल ही में जो स्मार्ट मीटर लगाए गए थे, कहा गया था कि ये वाईफाई से कनेक्टेड है, कि कोई भी मीटर रीडिंग लेने के लिए नहीं आएगा। सर, एक तो मीटर लोगों के बदलाए गए, ऊपर से 5-5 हज़ार रुपये बिल आ गए सर, 1000 की जगह। जो लोग बिजली यानी कि स्कूल की फ़ीस नहीं भर पा रहे, राशन नहीं ले पा रहे, सर वो बिल कहाँ से भरेंगे? सरकार इस पर क्या सोचती है? इस पे सरकार की तरफ से एवरेज बिल का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। कई सारे ऐसी शिकायतें मेरे पास आई हैं, हम उनका संज्ञान भी ले रहे हैं। ये इंश्योर कराया जाएगा कि इस तरह की ज्यादती किसी के साथ बिल्कुल ना हो। जी। और सर, इस आखिरी सवाल है सर कि एक आपने नॉनवेज को लेकर कुछ ऑर्डर्स दिए थे कि दुकानें किस टाइम से किस टाइम खुलेंगी। उसमें सर दुकानें सुबह से रात तक खुल रही हैं, और कुछ सर लोगों के पास मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। कुछ लोग हैं जो कुक्ड फूड भी अब लोगों के घर पे डिलीवर करवा रहे हैं। क्या इस पर कोई रिलैक्सेशन दे दिया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? देखिए, जो नॉनवेज की दुकानें हैं उनमें पहली चीज़ तो ये कि वो रॉ मीट बेचेंगे, जो कच्चा मीट है वही बेचेंगे। कोई भी पका के तैयार किया हुआ मीट बिल्कुल ना बेचे, क्योंकि उस पर एक प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। उनको खोलने का समय हमने पहले 9 बजे से 12 बजे रखा था, बाकी दुकानों की तरह ही। उसके बाद उनके एसोसिएशन की तरफ से कुछ डिमांड्स आई थी कि हमारा जो मीट बेचने का समय होता है वो इवनिंग में होता है, तो हमने इसको चेंज करके शाम को 5 बजे से 8 बजे तक ये समय रखवाया था। मैं पर्सनली इंश्योर कराऊंगा कि उसी समय में वो दुकानें खुलें, और अगर उसके अलावा कोई भी समय दुकानों खोलता हुआ पाया गया या कोई पक्का तैयार करके मीट बेचता हुआ पाया गया तो हम सख्त एक्शन लेंगे। और सर, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? करनाल के लोगों से काफ़ी दिन से आप जुड़ नहीं पाए, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्थिति क्या है सर करनाल की अभी? करनाल की स्थिति बहुत संतोषजनक है। पिछले 18 दिन में हमारे पास कोई भी एक्टिव केस नहीं है, कोई पॉजिटिव केस नहीं है, और अगर इसी प्रकार से हम 3 दिन और कार्य करते रहे तो काफ़ी चांसेस हैं कि हमें 4 तारीख से काफ़ी कुछ रिलैक्सेशंस भी मिले। मैं लोगों से यही आग्रह करूंगा कि बिल्कुल भी कॉम्प्लेसेंट ना हो, इसको हल्के में लेने की बिल्कुल गलती ना करें। बड़ी ही गंभीर थ्रेट है। पूरे भारत में 1000 से ज़्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं, और हमारे हरियाणा में भी कई ज़िलों में अब अचानक से केसेस बढ़े हैं। तो हमें बिल्कुल सतर्क रहने की आवश्यकता है, और अगर इसी प्रकार से हम लॉकडाउन का पालन करते रहे और अति आवश्यक कार्यों के लिए ही अगर हम बाहर निकलें तो निश्चित रूप से हम इस थ्रेट को बचा सकते हैं। प्रशासन पूरी कोशिश करेगा कि हर संभव आप लोगों की मदद की जाए। रैंडमाइज टेस्ट के ज़रिए हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि समाज में कहीं ये अपने स्तर पे तो नहीं फैल गया है, तो पूरी कोशिश की जाएगी कि संक्रमण बिल्कुल ना फैले, और अगर हमें पता चलता है कहीं फैला है तो उसको तुरंत कंटेन किया जाए। लेकिन लोगों का साथ इसके लिए बहुत ज़रूरी है, और अब तक जिस तरीके से लोगों ने साथ दिया है मैं धन्यवाद भी करता हूँ, और आगे उम्मीद रखता हूँ कि इसी प्रकार से प्रशासन की मदद करते रहें। सर, करनाल किस जोन में है अभी? अभी करनाल हमारा ऑरेंज जोन में है। ऑरेंज जोन मीन्स कि जिनमें एक्टिव केसेस नहीं हैं, और अगर हम 28 डेज क्रॉस करते हैं, 28 दिन तक कोई इंसिडेंस नहीं आता, तो हम ग्रीन जोन में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे। जो 4 तारीख से रिलैक्सेशंस एक्सपेक्टेड हैं वो रेड जोन्स के अलावा बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को मिलने के चांसेस हैं। तो हमें उम्मीद है आने वाले अगर 3 दिनों में कोई इंसिडेंसेस ना आए तो हम काफ़ी कुछ रिलैक्सेशंस की संभावना रख सकते हैं। थैंक यू सर। तो ये हैं करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव जी। ये सवाल वो थे जो आम जनता ने हमें भेजे थे, ये सवाल वो थे जिनके जवाब आप जानना चाहते थे, और डी साहब ने पूरे इत्मीनान के साथ यहाँ पर बैठकर हमारे साथ पहले विस्तृत मैं आपको बता दूं कि थैंक यू सर। मैं आपको बता दूं कि जो पूरे तरीके से हमने करनाल की जनता के फीडबैक्स थे, काफ़ी ज़्यादा वो पॉइंट मेरे पास आए हुए थे। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने डीसी साहब को खुद नोट करवाए हैं, जिन पर उन्होंने कहा है कि मैं जल्दी इनके ऊपर कार्रवाई के लिए आदेश दूंगा। जिनको सुधारने की ज़रूरत है उन्हें सुधारा जाएगा, जहाँ पर इस बात की ज़रूरत है कि उसमें रेक्टिफिकेशन किए जाएँ वो भी किए जाएंगे, जहाँ पर ज़रूरत है उन्हें बदलने की इसके ऊपर भी पूरे तरीके से गौर किया जाएगा। ये सभी पॉइंट डीसी साहब ने अपनी डायरी में, जो पर्सनल डायरी वो अपने पास रखते हैं, उसमें लिखे हैं। इसके अतिरिक्त जो सवाल ज़रूरी थे, जिनके जवाब आपको देना ज़रूरी था, वो मैंने डीसी साहब से पूछे और आपने जान लिया कि उनके क्या क्या जवाब थे। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को ना केवल शेयर करें
बल्कि अपने अपने घरों में बने रहें। जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी उसे बनाए रखें, क्योंकि 3 तारीख से ऐसा एक्सपेक्टेड है, जो बात माननीय उपायुक्त महोदय ने हमें बताई भी कि ऐसा पूरे चांसेस लग रहे हैं कि इस बार रिलैक्सेशन में जो छूट मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रभावित होने से, जो कोरोना से अभी तक प्रभावित हैं, जिसे हम कोरोना के साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं, उससे बच पाएंगे। तो इसीलिए आप सभी लोगों से अपील है कि 3 तारीख तक का इंतज़ार कीजिए, हो सकता है कि आपको एक अच्छी और बड़ी खबर मिल पाए। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, अपने सहयोगी लक्ष्य वर्मा के साथ करनाल के उपायुक्त सचिवालय से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।